है, लालन पालन पोषण मेरा सब कुछ अभी तक दिल्ली का ही है। अच्छा, तो हाँ। तो क्या आपकी जो इच्छा थी राजनीतिक में जुड़ने की, क्या पढ़ाई के समय से थी या अब अचानक आ गई जब से? मुझे लगता है अन्ना के आंदोलन में आपने। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं था कि अन्ना के टाइम पे तो मैं प्रेग्नेंट थी। अन्ना के टाइम पे तो मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे को दूसरा बेबी होने वाला था। 2013 की मुझे बात है, जिस समय ये अरविंद केजरीवाल जी सरकार बना रहे थे। तो उस समय हमें भी बहुत नशा था एक, हाँ, कि देश में अच्छा काम होना चाहिए, कि हम भी बहुत विश्वास रखते थे कि हाँ, अगर कोई अच्छा आदमी आ रहे हैं उतर के, कि हाँ देश की जनता के प्रति कुछ अगर अच्छा करना चाह रहा है, तो उसमें हम भी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, हम भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे हम। लेकिन हमें नहीं पता था आने वाले टाइम में ये होगा कि हमें चुप करके बिठा दिया जाएगा और खुद अपनी राजनीति रोटियां सेकने लग जाएंगे। ये चीज हमें नहीं मालूम थी। नहीं तो जैसे आपने अगर राजनीति में ज्वाइन किया तो आपकी क्या आकांक्षाएं क्या थी, और आकांक्षा क्या है, महत्वाकांक्षाएं मेरा हमेशा क्या? से यही नेचर, हमेशा से यही रहा है कि देश की जनता के प्रति हमेशा अच्छा काम करना है। अभी आप जितना भी मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट देखोगे, इंस्टाग्राम पे भी देखोगे और फेसबुक पे भी, और फेसबुक पेज पे भी मेरी खुद की पर्सनल आईडी पे इतने फॉलोवर्स है कि मैंने कोई कोई होता है कि अपना फेसबुक फॉलोवर्स खरीद लेता है, कोई कुछ कर लेता है। मैंने आज दिन तक टचवुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा, और मेरे फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा हैं मेरी पर्सनल आईडी पे और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी। तो वो एक मेरे काम की वजह से है कि मैंने जो देश की जनता के प्रति एक एनजीओ में, पहले मैं जागरूकता एनजीओ में रही, फिर मैं नेशनल एंटी करप्शन जो गवर्नमेंट से अप्रूव थी, मैं उसमें रह के मैंने काम किया है। तो उस काम को देख के पब्लिक ने मेरे को सपोर्ट करा है, तो उस सपोर्ट की वजह से आज मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ, देश की जनता के प्रति कुछ अच्छा काम करना है। नहीं तो आप जैसे आम आदमी पार्टी में थी और इतने अच्छे लेवल भी थी, क्या लगा आपको कि क्यों, कि उसमें क्या कमी थी जो आपने उस उसमें पार्टी पता को है छोड़ा? क्या है, आम आदमी पार्टी में मैं आपको बता दूं, जो भी काम करेगा उसको चुप करके बिठा दिया जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत से एविडेंस है कि जिससे कि आम आदमी पार्टी को मैं बता सकूं कि ये कितनी करप्ट है और ये कितनी लापरवाही है, कितनी लापरवाह बरतती है। कि अभी एक हाल में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी कि एक बुजुर्ग है, वो कितना परेशान हो रहा है आप पेंशन को लेके, कि कितनी उनकी केजरीवाल की सरकार ने कैसे वो पेंशन रोक दी है और पेंशन आती नहीं है। इवन मेरे पास जैसे लोग मेरे ऑफिस में आते हैं कि मैडम हमारी पेंशन बांध दो, तो देखते हैं कि सीनियर सिटीजन की पेंशन तक नहीं बन रही है, उसकी लाइन बंद कर रखी है। अगर आप अभी दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे तो सीनियर सिटीजन का ऑप्शन बंद आएगा। दे- इतना लोग परेशान हो रहे हैं कि एक झुग्गी में रहने वाले का जो बिल है, वो नरेला में एक झुग्गी में रहने वाले का बिल, जहां पे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, वहां पे एक झुग्गी में रहने वाले का बिल 55,000 रुपए आता है। अच्छा, ये बताइए ये हालत है दिल्ली की। आप जैसे दिल्ली में रहती है, जैसे आपने बिजली पानी का बात करी थी, तो दिल्ली के ये बिजली पानी जो फ्री है, तो उससे क्या आम जनता जो लोकल आम आदमी है और या छोटे लेवल का आदमी, उसको कोई फर्क पड़ा है क्या उससे? सर ये तो कहने वाली बात है कि बिजली पानी फ्री है, बिजली पानी कोई फ्री नहीं है। अभी मैं आपको एक झुग्गी में रहने वाले का मैं बिल दिखा दूंगी कि 55,000 का उसका बिल है नरेला का। नरेला में वो रहता है, एक बंदा सीलमपुर का है जिसका 55,000 का एक झुग्गी में रहने वाले का बिल आ रहा है, जिसमें सिर्फ मैं इंस्पेक्शन जब करने गई एंटी करप्शन की टीम के साथ में, जब इंस्पेक्शन करने गई कि ये 55,000 की बिजली ऐसी क्या ये यूटिलाइज करता है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसके घर में सिर्फ एक बल्ब था और एक पंखा था अच्छा, और एक ट्यूबलाइट थी। इन 3 चीजों का बिल 55,000 कैसे आ सकता है? नहीं वो तो केजरीवाल जी कह सकते हैं, तो बिजली डिपार्टमेंट का फॉल्ट है या बिल बनाने का फॉल्ट हो सकता है या प्राइवेट कंपनी का फॉल्ट हो गया हो, तो केजरीवाल जी तो ऐसे वो ही। तो वो तो सर राजनेताओं के सारे एक्सक्यूज होते हैं, लेकिन ये कहने वाली बातें हैं। हाई लेवल से आप जैसे जस्ट सपोज करो 200 यूनिट तक तो इन्होंने बिजली फ्री दे रखी है, लेकिन 200 यूनिट के बाद अगर आप एक भी यूनिट यूज करते हो तो डबल बिल लग कर आता है। तो नेचुरली अगर मेरे घर का बिल अगर 200 यूनिट से 201 यूनिट हो जाता है तो मुझे भी डबल बिल देना पड़ेगा, तो फिर बिजली माफ कहाँ से हुई? नहीं तो 200 तक तो यहाँ फ्री है से ना? पैसा लेके आपने वहां से पैसा दे दिया। लेकिन 200 तक तो फ्री है ना? 200 तक तब फ्री है जब आप बिल्कुल यूज ही नहीं करोगे। अब एक आदमी है वो अपने घर में फ्रिज तो रखेगा, पंखा तो चलाएगा, ट्यूबलाइट तो जलाएगा, इसी में ही 200 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। अच्छा सिकंदर, एक चीज और, हम लोग जैसे मीडिया में आते कई लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारे पास मैसेज भी आया कि मैं बोला कि आज मैं
दिल्ली के विजय भारत प्रदेश अध्यक्ष से बात करने जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा, उनसे ये पूछना कि केजरीवाल जी के जो बिजली फ्री है उसमें किराएदार कितने इंक्लूड है? किराएदार से तो पूरे पूरे पैसे लिए जा रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने आवाज उठाई इसके लिए कि मकान सर मालिक आवाज किराएदार नहीं के? आ रही, एक बार आप दोबारा बोलेंगे, दोबारा मैं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि उनसे भी एक बात करना कि केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली और पानी फ्री कर रखे हैं, लेकिन मकान में हाँ रहने वाले किराएदार जो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में कमाते, दिल्ली में खाते, दिल्ली सरकार को ही टैक्स देते हैं, उनको तो मकान मालिक ने फ्री बिजली नहीं कर रखा है। तो फ्री किसको है? नहीं कर रखा, नहीं कर रखा। मकान मालिक तो क्या कहते हैं कि मेरा तो ये कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। मकान मालिक ये कहते हैं कि मेरा तो ये कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इसमें आपको जो भी बिजली का बिल आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यूनिट के हिसाब से वो लेता है, वो बल्कि 8 रुपए यूनिट के हिसाब से किराएदार से चार्ज करता है। हाँ, तो इस पे आपकी पार्टी के, जो आपकी पार्टी आई है प्रदेश में, अपनी दिल्ली में अपनी पैर जमाने में लगी है, तो आपकी क्या, आप कभी पब्लिक के बीच में गए कि इसका विरोध बिल्कुल है, करें? हाँ बिल्कुल है। अभी मैं बताती हूँ, अभी हाल ही में अभी संजय वन में एक आपने देखा होगा, विजय भारत पार्टी ने बहुत बड़ा इसमें वो करा था, विजिट करी थी, पूरी टीम गई थी संजय वन में। विजय भारत पार्टी की टीम गई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे। कि क्या था, एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, और वो जो संजय वन था साउथ एक्स का था, और वो डीडीए के अंडर में रहते हैं। जो संजय वन है, दिल्ली में जितने भी वन आते हैं वो सारे डीडीए के अंडर में आते हैं। तो जो डीडीए के अंडर में है, उनका जो अध्यक्ष है दिल्ली के एलजीएम अनिल बैंजल जी है, और उनके जो डीडीए के मेंबर है वो अरविंद केजरीवाल जी है। उस संजय वन में इतना क्राइम था जो विजय भारत पार्टी ने पकड़ा था, जिसको अभी तक दबाया हुआ है। और उसका जो केस चल रहा है अभी संजय वन का, अभी आपने हाल ही में वीडियो देखा होगा कि अवैध निर्माण हो रहा है वहां पर, जगह जगह कब्र बना दी गई है मुसलमानों द्वारा। मुसलमान को तो एक इन्होंने बदनाम कर दिया था मुसलमानों को तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वहां मुसलमानी जो मुसलमान कौम है वो संजय वन को खराब कर रही हो। वहां पर क्या हमने पकड़ा था, वहां पर ये चीज पकड़ी थी कि जो बच्चे किडनैप कर दिए जाते हैं, जिन महिलाओं के साथ रेप कर दिया जाता है, वो वहां पे लाशें दफन करी गई थी, जिन पे हमने खुद ने जांच बिठाई है और जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, अच्छा, हाई कोर्ट में इस चीज को लेके मैटर है। और हम लोगों ने ही वो ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं। नहीं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है दिल्ली में, तो क्या किराएदारों के लिए भी बिजली फ्री होगा? बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है। सर, ये बिजली फ्री और पानी फ्री तो एक लालच वाली बात थी जो केजरीवाल जी ने दी थी अच्छा, सरकार बनाने के लिए। उसमें ये तो सत्ता एक में आए। लालच वाली बात थी, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं ना कि तू, तेरे को मैं लॉलीपॉप दूंगा, तू मुझे ये एक्टिविटी करके दिखा। ये वही हाल था केजरीवाल जी का, ये वही हाल था कि बिजली पानी को पकड़ लिया था, उसके बाद वही जनता को छोड़ के चले गए। अन्ना जी से पूछ के देखो ना कि कहाँ है केजरीवाल जी, या कहाँ है अन्ना जी। नहीं, उस आप दूरी क्यों चाहते हो? कुमार विश्वास जी को पूछ लो, जो पार्टी की नींव थे। नहीं, उस समय तो कुमार विश्वास, आप भी साथ थे ना उस समय। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं भी साथ थी। हाँ, हम भी अंधभक्त थे, हाँ। हम भी अंधभक्त थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं थे, हम भी अंधभक्त थे। हम भी एक विश्वास करते थे कि हाँ कोई अच्छा नेता आया, लेकिन हमें नहीं पता था ना कि ये ऊपर कुछ और है और अंदर कुछ और है। हम भी उसी में से थे। अच्छा, आप चलिए अब विजय भारत पार्टी पे आते हैं कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आपकी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? कि किस सर मुद्दे सबसे पे पहले चर्चा तो करें? हमारा मुद्दा जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे है, कि जी। महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस चीज को रोकना। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, मुझे पता है कहाँ पे कितना क्राइम होता है। दिल्ली में निर्मल छाया परिसर है, वो जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, बाल विकास विभाग, और एक एनजीओ है निर्मल छाया परिसर, उसी के अंदर इतना लड़कियों के साथ गलत करा जाता है। मैं 3 बच्चों को वहां से छुड़वा के लेकर आई हूँ, अपनी जान पे खेल के। मुझे इतनी धमकियां मिली हैं फोन कर करके कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे अगर निर्मल छाया परिसर को उठाया गया, निर्मल छाया परिसर पे अगर जांच बिठाई गई तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। और मेरे को जो धमकी मिली वो एंटी करप्शन ब्रांच के कोई अरुण है, उन्होंने मेरे को धमकी दी थी, इंस्पेक्टर ने। अब मुझे नहीं पता, वो फोन पे तो अपना अरुण नाम बता रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि वो अरुण था या नहीं था। लेकिन हाँ, उसकी एक सीबीआई जांच चल रही है अभी भी कि किसने मुझे धमकी दी थी। तो हमारा सबसे पहले
विजय भारत पार्टी का आएगा कि जो भी शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उसको हम कैसे रोकें। हम कोई केजरीवाल जी तो है नहीं कि जो पानी और बिजली को लालच देकर, एक लॉलीपॉप देकर देश की जनता को हम ठगे। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं मानती हूँ बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, बेसिक नीड्स की आम आदमी को जरूरत होती है। बिजली हो गई, पानी हो गई, खाना हो गया। अब राशन का जो मुद्दा आ जाता है, हमारा, आपकी, मेरी, हर किसी की नीड है एक राशन। एक हम राशन के लेके हम जरूर काम करेंगे कि कोई ऐसा साधन बनेगा जो डायरेक्ट सीधा जनता तक राशन पहुंचेगा। नहीं खाली आटा चावल, वो तो पहुंच रही है ना। सर एक इंसान कब तक गेहूं ये आटा चावल खा सकता है? आपको मैं तो क्या रोज क्या अगर देंगे, रोटी दूं, क्या क्या देंगे आप? ये जो आटा आम चावल आदमी, जैसे जो मेरे घर में अगर आज सुबह सब्जी बन रही है, आलू बन रहा है, भिंडी बन रही है, तोरी बन रही है, तो वो सब्जी भी आपको मिलनी चाहिए कि हाँ, एक हफ्ते में अगर अगर एक महीने में राशन मिल रहा है तो एटलीस्ट उसके साथ सब्जी भी सप्लाई करी जाए कि हाँ, सब्जी भी मिले एक गरीब आदमी को, कि खाली चावल और आटे से गुजारा नहीं होता है। नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी गरीबी पे कह दूं कि आप गरीब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे गरीब है? सर वो पहले हम सर्वे करवाएंगे डोर टू डोर जाकर। जो ग्राउंड लेवल पे हम काम करेंगे वो डोर टू डोर जाकर ही काम हो सकता है, नहीं, क्योंकि कैसे सर्टिफिकेट कैसे? आज की डेट में सर्टिफिकेट भी, EWS की सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, नो इनकम सर्टिफिकेट जी, बनवा लेते हैं। वही तो वही मेरा हमारी सवाल टीम सर्वे करेगी डोर टू डोर। वही मेरा सवाल है कि हम गरीबी की हमारी पहचान कैसे हमारी करेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, जैसे कोरोना काल हो या और भी काल हो, जितनी भी गाड़ियां होती है वो झुग्गी के आसपास जाके खड़ी हो जाती है, जो भी सहायता की गाड़ियां हैं। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि बिल्कुल, एक झुग्गी वाले जिन्होंने मकान बना रखे हैं और 4-4 किराएदार भी लगा रखे हैं 2-2 हजार रुपए की, और सारे के सारे सुविधाओं के उन वो किराएदार तो सर एक करप्शन का झुग्गी मुद्दा आ वाले ही हैं, जाता है ना, करप्शन झुग्गी करप्शन वाले का हैं। तो मुद्दा आ ही। तो अब अगर सर्वे भी करने कोई जाता है तो मकान मालिक का ही सर्वे होता है, किराएदार तो फिर भी गया काम से। उसका ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन है, तो वो तो फिर भी नहीं आता, तो हम कैसे पहचान करेंगे करी? जैसे उसपे भी सर हम कमेटी बनाएंगे, समय समय पर हम कमेटी बनाएंगे, जहां जहां जैसे जैसे कमियां हमारे को पता चलेंगी। जैसे अभी आपने कहा है कि लोग बाग आ जाते हैं और होते वो अमीर है और दिखाते गरीब हैं, उसके लिए भी हम समय समय पे कमेटियां को निर्धारित करेंगे कि इन कमेटियां, ये जो कमेटियां बनाई जाएंगी वो उन लोगों पे ध्यान देगी कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। उनकी समय समय पर इन्वेस्टिगेशन होगी, कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी स्पेशल, कि उसके लिए हम घर घर जाकर एक सर्वे भी करेंगे कि जो हर महीने उनके जाकर पता लगाए, साइलेंट रह के भी हम काम करेंगे कि जिससे कि जो राशन हम दे रहे हैं वो सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे इस चैनल पे बैठ के ऐसे कहेंगे तो आपको वोट नहीं देंगे वो मकान मालिक, जिनके पास वो वोटर कार्ड नहीं भी है और आधार कार्ड भी है और सर, पता है मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है, मैं देश की जनता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने खाली दिल्ली में काम नहीं करा। कभी आप फुर्सत में मेरी फेसबुक पे वीडियो उठा के देखना, मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने चंडीगढ़ गई हूँ, नहीं मैं तो इलाहाबाद गई हूँ, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है। नहीं, मैं उन वोटर की बात कर रहा हूँ। मैंने अगर झुग्गियों में काम किया है। आपने ऐसा कह दिया तो मकान मालिक जो है जिनके पास से वोटर आईडी है वोट नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये तो हमारा ही। नहीं, कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, वोट नहीं मिलेगा ना। कम से कम ये तो रहेगा कि देश की जनता के लिए काम करा है हमने। अच्छा, आज अगर 10 आदमी वोट नहीं देंगे तो कल 100 आदमी भी वोट देंगे। जी जी। आज अगर 10 आदमी वोट नहीं देगा, कल 100 आदमी भी वोट देगा, सिर्फ इसलिए। और हम खाली वोट की राजनीति नहीं करेंगे, हम देश की जनता के लिए काम करते हैं, काम करेंगे। अच्छा, अगर आपके एक मुद्दा तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा मुद्दा क्या होगा? क्योंकि घोषणा पत्र एक मुद्दे से तो चलता नहीं है। और नहीं, आप दूसरा मुद्दा हमारा ये दूसरा मुद्दा भी हमारा इसको गरीबी को लेके तो रहेगा ही हमारा मुद्दा, कि जैसे कि एक लोगों के साथ कहते हैं कि नौकरियों को लेके, लोग मेरे पास नौकरियों को लेके भी बहुत आते हैं कि मैडम यहाँ मेरी जॉब लगवा दो, मेरी यहाँ जॉब लगवा दो। तो पता नहीं लोगों ने मेरे से क्या उम्मीद कर रखी है कि हाँ, मैडम के पास जाएंगे ना तो काम हो जाएगा, एक बारी शिखा मैडम के ऑफिस चल लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो एक नौकरियों का भी हम मुद्दा उठाएंगे कि जैसे कि इन्होंने बहुत कम एज कर रखी है, उस एज को हम बढ़ाएंगे कि इतनी ही एज की लिमिटेशन होती है, कि इतनी उस वाली एज। कितनी एज होनी चाहिए नौकरी के लिए? कई नौकरियों में ज्यादा एज भी कर रखी है। जैसे अभी तो दिल्ली में तो 42 कर दी थी गेस्ट टीचर की, कि 40
प्लस आप फिल कर सकते हो, लेकिन वो गेस्ट टीचर ही थी अच्छा। कि गेस्ट टीचर ही भर सकती हैं। दूसरा, अब हम जैसे कईयों में 25 साल तक, 27 साल तक किसी का यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, कोई 30 साल में भी यूपीएससी का नहीं एग्जाम दे सकता। तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी हम एज बढ़ाएंगे कि हाँ एज बढ़नी चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। टीचर्स में भी ज्यादा एज नहीं कर रखी इन्होंने। तो काफी जगह ऐसी है कि जहाँ पे एज की इन्होंने लिमिटेशन बहुत कम रख रखी है। उस एज को हम बढ़ाएंगे कि जिससे कि दूसरे को नौकरी करने का अवसर मिले। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पार्टी के दो मुद्दे और हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। एक है लव मैरिज और एक है आरक्षण। सबसे पहले मैं लव मैरिज पे देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने खुद भी लव मैरिज किया है। लेकिन मैंने आपके, लव हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि आपके अनुभव क्या है और युवाओं के अनुभव को क्या आप बताना चाहते हैं जो आजकल के, जैसे उनका देखो सर, हमारे टाइम की जो मैरिज होती थी ना, लव मैरिज, उस हम्म, समय का एक प्यार अलग होता था। अच्छा। आपके टाइम की, हमारे टाइम की एक प्यार अलग होता था, एक इमोशनल होता तो था। आप लेकिन लव मैरिज आजकल का जो विरोध चल रहा है करेंगे? ना, आप लव मैरिज का विरोध नहीं करेंगे? विरोध, देखो विरोध, हाँ देखो, एक जगह तक कोई ये नहीं है कि खाली हम लव मैरिज को लेके ही हम काम करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि लव मैरिज को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नहीं, हर प्यार करने वाला गलत नहीं होता, लेकिन हर प्यार करने वाला सही भी नहीं होता। नहीं, लेकिन वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे तो दो जातियों में झगड़ा होता है। दो दो सब गांव में सर झगड़ा होता है। आजकल तो अरेंज मैरिज में भी बहुत झगड़ा होता है। तो आप आजकल अपने, तो अरेंज नहीं, मैरिज आप अपनी पार्टी टिकती कहाँ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकती के कहाँ है बयान के आजकल। खिलाफ जा रहे हैं आप? क्या आप समर्थन कर रहे हैं नहीं, क्या? मैं बयानों के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं, मैं समर्थन करती हूँ। अगर वो लव मैरिज के अगेंस्ट हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने मुद्दा उठाया होगा लव वो मैरिज तो का। कह रहे हैं कि इससे दो परिवारों में झगड़ा हो जाता है, दो समाजों में झगड़ा हो जाता है, दो जातियों अक्सर में झगड़ा यही हो जाता देखा गया, अक्सर अक्सर यही देखा जा रहा है आज के एक है। टाइम पे। अक्सर यही हो रहा है तो कि उसमें दो अगर परिवारों में झगड़ा हो रहा है। उसमें अगर एक दो अच्छा प्यार करने वाला ही मिल जाए, तो फिर अगर सर सौ जैसे सौ मैं से सब अभी आपका लव मैरिज का ही मैं मुद्दा बताती हूँ। अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया था लव मैरिज को लेके। जी, काफी केसेस आते हैं, तो उसमें अक्सर माँ बाप क्या कहते हैं, तुमने लव मैरिज करी थी, हम जिम्मेदार नहीं है। हम्म, जब मोस्टली मैंने ये देखा कि अरेंज मैरिज होती है तो माँ बाप आ जाते हैं बीच में, लेकिन आजकल के माँ बाप ही पीछे हट जाते हैं कि तुमने मैरिज करी थी, तुम देखो। जी। अक्सर यही देखा जाता है। नहीं तो क्यों नहीं, माँ हमारी बाप पसंद माँ, की लड़की नहीं थी, हमारे पसंद का लड़का नहीं था, उस वजह से ज्यादा घर नहीं, बर्बाद ये होते हैं। बताइए, ये बताइए कि आप भी एक माँ है। आपने अपने बच्चे को बिल्कुल। 20 साल तक बड़े जतन से पालते हैं, पढ़ाते हैं, वो शिक्षा देते हैं, और 20 साल बाद वो सिर्फ एक लड़के से अट्रैक्शन, मैं अट्रैक्शन कहता हूँ उसे, आप लव मैरिज, अट्रैक्शन के कारण आप सबके अनदेखी करके वो एक लड़के से शादी कर लेता है। हम्म, तो क्या माँ बाप, आप एक माँ की कैसा फीलिंग करेंगे कि आप बच्चे आपकी नहीं सुने तो? सर मैं तो समझा ही सकती हूँ, मैं तो समझा ही सकती हूँ कि हाँ बच्चा, तुम अगर अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो हम्म, आप करो। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको पेरेंट्स की रिगार्ड रखनी है, पेरेंट्स की एक रिस्पेक्ट रखनी है कि हाँ जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस के खड़ा करा है, कि मैं एक बार उस माँ बाप की मैं सुन लूं, तो वो जरूर सुनेगा। नहीं, नहीं सुनते ना, इसलिए तो विरोध कर रहे हो। कह रहे कि वो तो कर लेते हैं, उसके बाद वो उसमें झगड़े होते हैं। झगड़े यहाँ तक होते हैं कि वो सब लड़के लड़की के चक्कर में मर्डर हो जाते हैं, केस हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो सर जाती ये है। चीज तो यूपी में हाँ, तो बहुत देखी गई है ना? है। आजकल यूपी में तो बहुत देखने को मिल रही है ये नहीं, चीज। लव मैरिज मैंने आए है दिन तो मर्डर नहीं ऐसी होते है। हैं। मैंने तो वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम लव मैरिज एक्ट ही वो खत्म सर कर दें। क्राइम को देख के कह रहे, क्राइम को देख के उन्होंने जरूर बोला होगा। और उनके सामने देख कई ऐसे केसेस हुए होंगे जो इन्होंने लव मैरिज का मुद्दा उठाया है। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ। लव मैरिज का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, तो उनके सामने ऐसे बहुत से केसेस आए होंगे जो इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने पार्टी पे रखा है, मुद्दे को उठाया है, लव जिहाद को। तो क्या मैंने तो कहीं ना कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में अलग है और दिल्ली में अलग होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है है। मैं खुद, दोनों। अगर देखो, अगर लव लव मैरिज की वजह से अगर लड़का लड़की एक दूसरे को मार देते हैं, तो मैं जरूर इसके अगेंस्ट होंगी कि हाँ इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हमें पहले इसका आंकड़ा देखना चाहिए
कि जितने भी अभी ये हादसे हुए हैं कि जो लव मैरिज के तहत वो हुए हैं कि लव मैरिज में इनकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है और मारपीट हुई है, तो हमें पहले वो आंकड़ों को कलेक्ट करना चाहिए, वो आंकड़े देखने चाहिए कि किस वजह से सुसाइड की गई थी, किस वजह से मर्डर किया गया था। वो अगर आंकड़े ज्यादा निकलते तो मैं नेचुरली लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ। शिखा जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि अक्सर देखा जाता है कि पहले वो लव मैरिज होता है, लड़के लड़कियां कर फिर वो तलाक होता है। और हमारे संजय हेगड़े जी जो बहुत वरिष्ठ वकील रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा था और कि हमने जितना भी केस लड़ा है हिंदू एक्ट में, जो अरेंज मैरिज हुए थे वो 8.5 साल 10 साल बाद सुलह हो गए, लेकिन जो भी लव मैरिज केस मेरे पास आया सबके सब तलाक हो गए। ऐसा क्या हो जाता है कि पहले इतने प्यार था और बाद में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे? क्या ये मैंने प्यार था सर या पता है मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मैं बता दूं लव मैरिज में क्या होता है, जहां तक मैंने केसेस देखे हैं, ये अपनी जितनी भी जवानी का टाइम होता है ना, वो पहले ही अपना शादी से पहले ही निकाल लेते हैं। हम्म। बाद में फिर वही चीजें इन्हें फीकी फीकी दिखती हैं, वो इन्हें फिर लड़ाई झगड़ा हाँ, दिखता तो है। वही हुआ ना कि पहले मोस्टली यही होता है। हम जा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, हाँ, वो पहले ही बाद में अपना ये हाँ, सारा टाइम स्पेंड कर लेते हाँ, हैं। बाद में वो एक परिवार में सिमट गए हैं, तो उनको माँ बाप भी देखनी है, पूरी परिवार भी देखना है, और रोज साथ में बिल्कुल रहना है, तो रोज बिल्कुल तो नहीं जा सकते होटल में क्योंकि उसमें बजट भी नहीं होगा। तो बिल्कुल वहीं बिल्कुल वहीं पे वो कहासुनी शुरू हो जाता है कि पहले तो तुम मुझे होटल में ले जाते थे, अब क्यों नहीं? ये बिल्कुल। ये है। वही अक्सर होता है, वो बात पहले हमने सब कुछ चीज कर ली होती है ना, लड़का लड़कियों ने सब कुछ चीज कर ली होती है, वही आके फीकी लगती हैं। तो इस पे तो बहुत बड़ी इसलिए बात होगी। लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह वही होती है। अब आखिरी एक एक और है जो बहुत बड़ी मुद्दा है, वो है आरक्षण हटाने की। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम आरक्षण हटा देंगे, अगर आरक्षण रहेगा तो आर्थिक आधार पे होगा। तो आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उन्होंने कहीं देखा होगा, मेरे से सीनियर हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अगर कुछ भी बात होगी तो ये एक पहले हम डिसीजन लेंगे और आंकड़े भी कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आंकड़े कलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो जो जो सीधा और वोट भी उन्होंने सीधा हम उसमें एक उसमें उन्होंने नहीं, उसमें हम एक हस्ताक्षर, अभी मेरी एक अध्यक्ष जी से मीटिंग भी होगी, जिस जिस मुद्दे पे वो बात करेंगे तो हम जनता को साथ लेके बात करेंगे और वो नहीं, मेरी उन्होंने बात उन्होंने जरूर सुनेंगे और उन्होंने जरूर। साफ कहा एक्सक्लूसिव में, साफ कहा है कि मैं आरक्षण के विरोधी हूँ, और अगर आरक्षण होगा तो सिर्फ आर्थिक आधार पर होगा। तो शिखा जन क्या इससे सहमत है या नहीं है? ओके। हर बात को आप राजनीति से मत, मैंने बाकी राजनेताओं की तरह मत घुमाइए। मैं सर, राजनीति मैं करेंगे। पता है सर, मैं अभी आपको मैं बताना, मैं 1 to 1 तो मैं आपको हाँ या ना नहीं बोल सकती, मैं एक्सप्लेन करके जरूर बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, देश की जनता के साथ रह के काम करती हूँ, देश की जनता के लिए काम करती हूँ, जहां मेरी जनता हाँ बोलेगी मैं वहां जाऊंगी। नहीं, जनता तो कहती है आरक्षण चाहिए। आरक्षण क्यों चाहिए? ये कौन आरक्षण क्यों चाहिए, कोई तो एक उस पूछेगा पे ना। भी नहीं, उस पे भी हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। नहीं, उस पे भी हस्ताक्षर हम एक अभियान हस्ताक्षर किससे चलाएंगे आप? हस्त, हस्ताक्षर अभियान नहीं, जो आरक्षण को लेके जो कौन कौन चाहता है कौन कौन नहीं चाहता, उस पे भी हम एक वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे नहीं, कि वो हाँ। हस्ताक्षर अभियान से क्या चलाएंगे आप, जब ये शिखा जन नहीं चाहते होंगे और जो शेड्यूल कास्ट कहते हैं वो नहीं चाहते क्यों? और बाकी जो सब तो चाहते हैं आरक्षण, ओबीसी को चाहिए 25%, 27% पहले से है, 25% और चाहिए, 50%। बाकी एसटी SC ST को और चाहिए, विकलांग को चाहिए, तो सारे आरक्षण ही खत्म हो जाए तो फिर उन पढ़े लिखे युवाओं का क्या होगा जिसके लिए आप स्कूल कॉलेज और वुमेन डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं? उनको तो नहीं सर मिलेगा। वैसे देखा जाए ना, मैं एक पर्सनल लेवल पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि एक अगर आप देखा जाए ना, जो एक कोटे बने हुए होते हैं ना, ओबीसी का कोटा, एसटी का कोटा है, ये सारे कोटे होने चाहिए, एक जाति होनी चाहिए कि जिससे कि किसी की भी जो भी कोई भी है वो हाँ, वही। लायबल बन हाँ, कि आर्थिक हाँ। आधार पे जो गरीब है उसी को चाहिए ना। अब अमीर आदमी और नहीं, SC ST का है तो उसको क्यों आरक्षण? मैं ये कहती हूँ कि जो मैं ये मेरा मेरा मानना ये है कि एक जाति होनी चाहिए, कि हम्म। ना तो कोई उसमें हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई ओबीसी का नहीं, हो, नहीं, नहीं, ना आप कोई हैंडीकैप हो, नहीं, आप सबके हिंदू। लिए एक ही होना चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन हिंदू तो मुसलमान बनने को तैयार है, मुसलमान हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो भारत सर माता को। हाँ, ये तो खैर मुद्दा है हाँ, हिंदू वो तो मुद्दा है मुसलमान ना। का। हाँ, ठीक है। ये तो तो खैर मुद्दा है, लेकिन हिंदू भी इंसानियत है उसके हम्म, अंदर भी, और मुसलमान में भी इंसानियत है। ये तो खैर एक राजनेता लोग 11 मुद्दा बना देते हैं। राजनीति लोग अभी मुद्दा एक हाल बना ही रहे में हैं। चांदनी चौक में एक अभी मंदिर टूटा है हम्म, हनुमान जी का,
जी तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे ही बराबर में बल्ली मारान भी है, पूरा एक मुसलमानों का गढ़ है। जी। मोती मोती बाजार भी है, बल्ली माराम भी है, चांदी महल भी है। हम्म। यहाँ सारे मोमडम एरिए मोमडम एरिए हैं। तो एक जो चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर है, वो एक चांदनी चौक का एक सौंदर्यीकरण हुआ था जिस समय मैं आम आदमी पार्टी में थी, तो उसके उद्घाटन में मैं भी शामिल थी, उस उद्घाटन में। हम्म। तो सेकंड उस वो मंदिर एंक्रोचमेंट की वजह से बीच में आ था, सौंदर्यीकरण की वजह से। हम्म। तो अभी आप देख रहे होंगे टीवी में, वो मंदिर हटा दिया गया है। हम्म। अब मैं आपको बता दूं प्रहलाद सिंह सानी जी ने क्या करा जिस समय वो मंदिर हट रहा था। चांदनी चौक के विधायक है आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह सानी जी, और उससे पहले कांग्रेस के 15 साल विधायक रहे हैं चांदनी चौक में। 15 साल तक इन्होंने राजनीति में विधायक रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से। जिस समय ये मंदिर टूट रहा था, तब सानी जी तो आई नहीं रात को। जिस समय मंदिर टूट गया तब आए हैं अपनी फौज को लेके, नहीं, हाय मंदिर टूट गया, हाय वो मंदिर तो टूट आते गया। ही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कोई हिंदू मंदिर था इसलिए तोड़ दिया, कोई चुपचाप है। आप सड़क पे बीच में खड़े बाजार पे जाके एक ईंट खिसका के देखिए, पता चल जाए आपको कि वो क्यों नहीं होना चाहते हिंदू। ये तो मंदिर था, तोड़ सर दिया। उस मंदिर में मैं भी गई हुई हूँ, उस मंदिर में मैं भी जाती थी, और राह चलता आदमी माथा टेकता था, बीच बीच उसमें था। और ऐसा नहीं है कि मंदिर को इन्फॉर्म नहीं किया गया होगा। डायरेक्ट सरकार कभी भी मंदिर नहीं तोड़ सकती, ना पेड़ काट सकती। एक नोटिस दिया जाता है मंदिर के कर्ता धर्ता को, जो मंदिर का प्रधान होता है। एंक्रोचमेंट जब हुई हटानी होगी तो मंदिर को एक नोटिस गया होगा, 1 हफ्ते पहले नोटिस जाता है कि आप अपना शांति नहीं, पूर्वक ये मूर्ति कहीं और। वो सब कुछ ठीक है, नोटिस भी गया होगा, तोड़ भी दिया, हम विरोध नहीं करते। अगर विकास में बाधा है तो तोड़ दो, लेकिन नहीं, भारत में उसमें मुसलमान आ गया निकल के, मैं कह रही हूँ उसमें मुसलमान आ गया निकल के। मुसलमान कहता है कि हाय हमारा मंदिर टूट गया, हमारा हिंदुओं का मंदिर टूट गया। और वो मुसलमान आया निकल के जो पॉलिटिकल था, जो एक आम आदमी था मुसलमान, जो अपने सिर्फ दुकान से और घर से मतलब रखता था, वो आदमी नहीं आया निकल के। मुसलमान वो निकल कर आया जो पॉलिटिकल था, चाहे हाँ, वो बीजेपी का था, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था। हाँ, तो हो गया ना वो, कर दिया पॉलिटिक्स। तो वही कह रहा हूँ, हाँ, हम वो तो विरोध नहीं राजनीति करते, हो गई ना। हम विरोध और नहीं एक करते। छोटे से मंदिर में ही राजनीति बना दी कि लेकिन हिंदू मुस्लिम। हाँ, वही हिंदू विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि मंदिर टूट भी गया, कोई बात नहीं, सह लेगा। लेकिन रेलवे स्टेशन, संसद भवन के पास, आप दुनिया भर की मजारें खड़ी है, आप एक ईंट सरका के दिखा दीजिए उसमें से, चाहे सर ये तो बीजेपी की कहने वाली सरकार बात है। है, अगर नोटिस ठीक होता है। है ना मजारों की भी, मैं आपको बहुत वीडियो दूंगी। मजारे भी हटी हैं, एंक्रोचमेंट में मजारे भी हटी हैं। ये तो ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, ये अपने अपने ये जो गंदे पॉलिटिकल होते हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, वो अपने चमचों को ले आते हैं, नारे करते हैं, अपनी फोटोएं खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, चलो जी चलो हंगामा हो गया, ये यहाँ पे कौन और कर रहा है? बदनाम कर। यहाँ पे कौन कर रहा है राजनीति? आम आदमी ये पार्टी। यहाँ पर ये जो कल ये चांदनी चौक में जो मंदिर टूटा है, हाँ। ये वही लोग कर रहे हैं जो पॉलिटिकल है। आम आदमी जिसकी शुरुआत घर से और दुकान से होती है, वो आदमी नहीं है। वही पॉलिटिकल लोग हैं जो ये आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। ये वही गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी वाले नहीं कर रहे, ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। और ये मैं खुद इन बंदों को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, तो कि बीजेपी एक वाले किस मिट्टी के बने हुए हैं। खुद दंगा करवाते हैं ये लोग, और फिर खुद बैठ जाते हैं शांतिपूर्वक धरने पे, गांधीवादी नीति लेके फूल बैठ जाते हैं, फूल लेके बैठ जाते हैं, हम तो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ये। नहीं। अच्छा, ये तो डाइवर्ट हो गया, फिर हम आरक्षण पे आते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप आर्थिक आधार पे ही आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं? बिल्कुल 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 नहीं, मैं सहमत हूँ। अगर हम जनता का जरूर इसमें सपोर्ट करेंगे, और अगर हमारे को लगेगा कि आर्थिक रूप पे होगा तो होगा।